बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक्स और इसमें है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। सबसे पहले है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन को हम वेरिएशन भी बोल सकते हैं और जो सेपरेट है वो भी बोल सकते हैं। डिस्पर्शन में हम ये देखते हैं कि जो हमारा डाटा है वो सेंट्रल टेंडेंसी से कितना फैला हुआ है, कितना वेरिएट किया हुआ है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? ये हमारे पास मीन होता है, मीडियम होता है और मोड होता है। ठीक है, अगर तो हमारी वैल्यूज़ जो है वो मीन के करीब हैं तो इसका मतलब है जो हमारा डाटा है वो कम फैला हुआ है। लेकिन अगर हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो मीन से या सेंट्रल टेंडेंसी से दूर हैं, उनमें ज़्यादा फ़र्क है, तो इसका मतलब है जो हमारा डाटा है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं या हम कौन से मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास रेंज। जो रेंज है वो हमारे पास सबसे सादा तरीका है डिस्पर्शन को मेजर करने का। ठीक है, और हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी डाटा में से हमने वो उठानी है और उसको माइनस कर देना है जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी, सबसे कम वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अब अगर मैंने रेंज फाइंड करनी है तो मेरे पास ये डाटा मौजूद है, तो मैंने क्या करना है, मेरे पास जो इसमें से मैं देखूँगी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास 8 है, तो इधर मैं लिख दूँगी 8 माइनस लोएस्ट वैल्यू डाटा में से कौन सी है वो 2 है, तो 2 को माइनस कर दूँगी। तो जो मेरे पास रेंज आई वो 6 आई। ठीक है, अब इस 6 का मतलब है कि जो मेरे पास डिस्पर्शन की रेंज है वो 6 है। अब अगर जो डाटा और जो मोड वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान जो फ़र्क है वो 6 के दरमियान या 6 आ जाए तो इसका मतलब है जो डिस्पर्शन है वो कम है। लेकिन अगर 6 से ज़्यादा होगा फ़र्क तो इसका मतलब है डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का क्या मतलब है? ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। हम इसको जो क्वार्टाइल है उसको क्यू से शो करते हैं। अब जो पहला पार्ट होगा उसको Q1 से, दूसरे को Q2 से और तीसरे को Q3 से हम शो कर सकते हैं। जो Q1 होगा इसका मतलब है कि जो क्वार्टाइल है वो हमारा लोअर क्वार्टाइल है और जो Q3 है इसका मतलब होगा कि जो क्वार्टाइल है वो हाई होगा। ठीक है, अब क्वार्टाइल को निकालने का एक फार्मूला है हमारे पास, वो क्या है कि Q1 इज़ इक्वल है n+1/4 स्कोर। अब ये जो स्कोर है इसको आप टर्म भी कह लें, ठीक है, तो वो भी ठीक होगा। इसके अलावा इसका एक और फार्मूला भी है। अगर आपने इस तरीके से नहीं करना तो इसको हम शॉर्ट करके इस तरह लिख सकते हैं n+1 और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ। ठीक है, सब में हम इसी तरह करेंगे। और अगर सेकंड क्वार्टाइल निकालना हो तो 2n+1/4। ठीक है, अगर थर्ड निकालना हो तो इधर 3 आ जाएगा, n+1 और आ जाएगा 4। ठीक है, इस तरीके से आपने करना तो इस तरीके से कर लें, अदरवाइज जो बुक पे दिया हुआ है वो भी ठीक है। ओके, तो क्वार्टाइल के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये जो डाटा है ये मौजूद है। ठीक है, अब इसमें ये जो n है ये क्या है? ये n ये वैल्यूज़ की तादाद है। ये वैल्यूज़ कितनी हैं? ये 7 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ठीक है, तो n की जगह 7 लिख दूँगी, +1 हो गया और डिवाइडेड बाय ये हो गया 4। ठीक है, ये कितना आएगा? 7 और 1 8 हो जाएगा, ओवर 4 आ जाएगा। इनको हमने कट किया तो 4 2 8 आ जाएगा। तो ये सेकेंड टर्म से अब क्या मतलब? अभी जो डाटा दिया गया है इसकी सेकंड टर्म कितनी है? 20। तो इसका मतलब है कि Q1 हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, ओके, अगेन इसको करते हैं। अब सेकंड वाली हम जो है क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं तो इसकी जगह 2 आया, 7+1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 2 है, डिवाइडेड बाय हो रहा है 4 के साथ। अब क्या किया? 7 और 1 8 आ जाएगा, 8 2 16, 16 डिवाइडेड बाय 4 को हमने डिवाइड किया 16 के साथ तो कितना आ जाएगा? 4। अब क्या मतलब? 4 वाली टर्म। अब 4 वाली टर्म देखते हैं वो कौन सी है, वो है हमारे पास 40। ठीक है, तो अब जो Q2 है हमारे पास वो कितना आया? Q2 आ गया 40। इसी तरह हम जो है वो Q3 फाइंड करेंगे तो Q3 हमारे पास आ जाएगा 60। 40 है और जो Q3 है वो 60 आया हमारे पास। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वार्टाइल को निकाल लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन। अब डेविएशन क्या होती है? डेविएशन भी यही होता है कि हमने ये देखना होता है कि जो हमारी वैल्यू है वो मीन से कितनी दूर है।
ठीक है। जैसे डिस्पर्शन में हमने फाइंड करना होता था ना कि हमारी वैल्यू कितनी जगह पे फैली हुई है, कितना हमारा जो ग्राफ है वो फैला हुआ है, या वैल्यूज़ कहाँ कहाँ तक हैं। इसी तरह डेविएशन में भी हमने देखना होता है कि हमारी जो वैल्यूज़ है, जो हमारा डाटा है, वो मीन से कितने फासले के ऊपर है। क्वार्टाइल डेविएशन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अपर क्वार्टाइल होगा उसको माइनस कर देंगे लोअर क्वार्टाइल से। अभी हमने Q1 और Q2 और Q3 निकालने सीखे हैं। अब उसमें हमारे पास क्या आया था, Q3 60 आया था और जो Q1 है वो 20 आया था। तो 60 में से माइनस किया 20 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। इसका मतलब है कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है वो हमारे पास 40 आया। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मीन डेविएशन एंड एवरेज डेविएशन। मीन को हम एवरेज भी कह लेते हैं। अब मीन कैसे निकालते हैं, जितना हमारे पास डाटा होता है, जितने हमारे पास नंबर होते हैं, ठीक है, उन सब नंबर्स को हम प्लस कर लेते हैं और फिर जितने वो वैल्यूज़ होती है उनकी तादाद को गिनते हैं और उसके ऊपर हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे कि इधर देखें कि हमारे पास जो डाटा है वो कितना है, वो है 12, 18, 24, 30 और 36। हमने इन सब को प्लस किया तो हमारे पास 120 आया। अब जो वैल्यूज़ हैं इनकी तादाद हमारे पास थी 5। 120 को 5 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास 24 आ गया। अब 24 हमारे पास मीन है। अब यहाँ हमने क्या करना है, हमने मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन कैसे निकालना है, यानी कि हमने देखना है कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो मीन से कितनी दूर हैं या कितनी करीब हैं। मीन डेविएशन का भी हमारे पास एक फार्मूला है। ये जो साइन लगा हुआ है ना, इस तरह से करके इसको बोलते हैं समीशन। समीशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को प्लस करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है XI। XI का क्या मतलब होता है कि जो हमारी डाटा के अंदर पहली वैल्यू है, दूसरी वैल्यू है और तीसरी वैल्यू है। अब आई की जगह हम फर्स्ट वैल्यू रख सकते हैं, फिर दूसरी रख सकते हैं, फिर तीसरी रख सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास है आगे X, और X के ऊपर यहाँ पे ना बार होगी ऐसे करके। इस बार का क्या मतलब होता है कि X जो है हमारे पास वो मीन है। ठीक है। मीन कैसे निकालते हैं ये अभी आपको बताया है। अब यहाँ पे एक लाइंस लगी हुई हैं इस तरह से। इन लाइंस को क्या बोलते हैं, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ होती हैं, जिसको हम डिस्टेंस भी बोल लेते हैं। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हमारे पास कभी भी माइनस में नहीं होती, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा जी, आगे लगा हुआ है ओवर, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है एन के ऊपर। अब एन क्या है, एन जो हमारे पास डाटा है और डाटा के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ की कितनी तादाद है, ये हमारा एन होगा। ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। अब हमारे पास जो डाटा है वो है 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे, जैसे कि आपको पीछे करना बताया है। तो मीन हमारे पास आया 30। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी वो क्या है, 10। अब 10 क्या है, XI, या X की जगह आप X1 लिखें। सेकेंड वैल्यू लेंगे तो X2 आ जाएगा, थर्ड वैल्यू लेंगे तो X3 आ जाएगा। अब जो X1 है वो 10 है। अब 10 में से हम माइनस करेंगे 30, तो ये माइनस का 20 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है इसलिए हम जो है वो माइनस नहीं लगाएंगे, हम अकेला 20 कर देंगे। ठीक है। 10 में से माइनस 30 निकाले तो 20 आंसर आ गया। इसी तरह 20 में से माइनस 30 निकाले तो 10 आ जाएगा। ठीक है। अब इन सब को, ये जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाल ली हैं, इन सब को हम प्लस करेंगे तो 20 + 10 + 0 + 10 + 20, ये हमारे पास 60 आ गया। 60 को डिवाइड किया कितने नंबर्स पर, जितनी हमारी वैल्यूज़ दी गई थी ऊपर, जो कि 5 थी, डिवाइड किया तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये हमारा मीन डेविएशन हो जाएगा। अगेन है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी मतलब यही होगा कि ये हमें बताता है कि जो हमारी वैल्यू है वो औसत यानी कि मीन या सेंट्रल टेंडेंसी से कितनी दूरी पर है, या जो हमारा डाटा है वो कितना बिखरा हुआ है। जब हमारा जो स्कोर है यानी कि जो वैल्यूज़ हैं वो क्लोज होंगी मीन्स के, तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम है। लेकिन अगर जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो स्कोर है वो मीन्स के करीब नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो फैला हुआ है। ओके। हम स्टैंडर्ड डेविएशन का भी हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है। वो क्या है, वो है हमारे पास सिग्मा इक्वल है हमारे पास समीशन x - x बार और पूरे का स्क्वायर और ओवर n और सारे का अंडर रूट। ठीक है। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक किया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितनी समझ आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर या उसका मरब्बा। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होता था, वो उसका फार्मूला क्या था हमारे पास, सिग्मा इक्वल है समीशन x - x का बार पूरे का स्क्वायर
ओवर n और इसका अंडर रूट। ठीक है, अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस हम इसके ऊपर स्केयर लगा देंगे, इसके ऊपर स्केयर आया तो इसके ऊपर भी स्केयर आ गया। ठीक है, इस स्केयर से ये अंडर रूट कट जाएगा और बाकी जाएगा, और जो बाकी हमारे पास फार्मूला आएगा वो इस शक्ल में आ जाएगा। इसको भी आप सेम कोई एग्जांपल लेके इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि हमने पीछे सोल्व की है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नॉर्मल कर्व। डाटा किस तरह से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसको हमने शो कैसे करना है। हम इसको एक ही तरीके से शो कर सकते हैं कि हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा कर दें। ठीक है, अगर तो डाटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो हमारी एक कर्व बन जाएगी। ठीक है, अब उस कर्व को क्या कहते हैं, उस कर्व को या तो नॉर्मल कर्व कहते हैं या जो है वो बेल कर्व कहते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कर्व है ये बेल कर्व है। ठीक, अब कर्व की ये जो साइड है और ये जो साइड है, इसमें जो डाटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 है तो ये लाइन ऐसे ऊपर जा रही है, तो कर्व इस साइड से भी कर्व का एरिया एक जैसा है और इस साइड से भी कर्व का एक जो एरिया है वो एक जितना ही है। ठीक है, अच्छा जी, कर्व की हमारे पास कुछ खसूसियत हैं बेल कर्व की या नॉर्मल कर्व की। वो कौन सी है कि इसमें जो मीन, मीडियम और जो मोड होता है वो एक जितना होता है। जैसे कि अगर एक क्लास में जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो 70 आए हैं, तो जो हमारा मीन, मीडियम और मोड होगा वो 70 ही होगा। नेक्स्ट है द कर्व इज़ सिमेट्रिक एट द सेंटर। जो कर्व होगी वो सिमेट्रिक होगी, यानी कि कर्व के जो दोनों साइड पे जो डाटा है वो इक्वल होगा। अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 में से 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 से कम आएंगे और 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 से ज़्यादा आएंगे, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। नेक्स्ट है एग्जैक्टली हाफ ऑफ द वैल्यूज़ आर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंटर एंड हाफ टू द राइट। जो हमारा आधा डाटा है वो कर्व के एक साइड पे होगा और जो आधा डाटा है वो कर्व की दूसरी साइड पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज़ 1। कर्व के नीचे का जो एरिया है वो 1 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल मेजर ऑफ शेप्स। हमारे पास जो डाटा है हम उसको किसी शेप के अंदर कैसे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, हम अब वो देखेंगे। अब हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट मेजर हैं शेप्स के, वो कौन कौन से, एक है हमारे पास स्क्यूनेस और दूसरा है कर्टोसिस। ठीक है, सबसे पहले है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का क्या मतलब होता है, झुकाव। ये हमें बताता है कि जो हमारा डाटा है वो किस कदर झुका हुआ है या किस साइड पे झुका हुआ है ज़्यादा। ठीक है, इसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे पास। अगर तो जो हमारी स्क्यूनेस है वो -1 से जो है वो बड़ी हो और जो +1 है उससे छोटी हो। अब -1 और 1 के दरमियान कौन सा नंबर आता है, वो है 0। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हमारी स्क्यूनेस है वो 0 होगी, इसका मतलब है जो हमारा डाटा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और जो हमारी कर्व है वो एक बेल शेप की है। ठीक है, और कर्व के दोनों साइड का जो एरिया है वो इक्वल है। अब नेक्स्ट है कि अगर जो हमारी स्क्यूनेस है वो -1 और -1/2 के दरमियान हो या +1 और +1/2 के दरमियान हो, तो जो हमारी कर्व है वो किस तरफ होगी। इसका मतलब है कि अगर जो स्क्यूनेस है वो छोटी होगी 0 से, तो जो डाटा है वो बाएं तरफ झुका हुआ होगा। नेक्स्ट है अगर जो हमारी स्क्यूनेस है वो पॉजिटिव होगी, यानी कि 0 से बड़ी होगी, तो जो हमारी कर्व है वो दाएं तरफ उसका झुकाव होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या होता है, कर्टोसिस भी हमारे पास एक ऐसा टूल है जिससे हम बता सकते हैं कि हमारी वेरिएशन कितनी है, डिस्पर्शन कितना है, डेविएशन कितनी है। ठीक है, अच्छा ये एक ऐसी मेजरमेंट है जो हमें बताती है कि हमारा जो ग्राफ है वो जितना नोकदार होगा, जितना ऊंचा होगा, वो उतना ही मीन्स के करीब होगा, यानी कि डिस्पर्शन जो है हमारी वो कम होगी। लेकिन जैसे जैसे ग्राफ की जो ऊंचाई है वो कम होती जाएगी, तो जो हमारा डाटा है वो मीन से दूर होता जाएगा। ठीक है, और वैसे वैसे जो डिस्पर्शन है वो ज़्यादा होती जाएगी। इसकी कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहले है मेसोकर्टिक। मेसोकर्टिक में क्या होता है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैलेंस हुई होती है, इसलिए जो ग्राफ की चोटी है वो नॉर्मल होती है, ना तो इतनी ज़्यादा हाई होती है और ना ही बिल्कुल फ्लैट होती है। जैसे कि अगर स्टूडेंट्स के नंबर जो हैं वो 70 के आसपास आएँ, क्योंकि हमारा मोड 70 है ना, तो अगर हमारे मार्क्स 70 के आसपास आएँ तो इसका मतलब है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, ना इतनी ज़्यादा हाई है ना ही इतनी ज़्यादा लो है।
तो ये हो जाएगा मेसो। नेक्स्ट है प्लेटिकटिक। इसमें प्लेटिकटिक में क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है वो मीन से बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है, इसलिए जो हमारी चोटी है वो फ्लैट होती है। जैसे कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो नंबर हैं वो 30 से 90 तक फैले हों, ठीक है, 30 से लेकर 90 तक आ रहे हों, लेकिन जो हमारे मीन्स है वो 70 है, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा डिस्पर्शन हो रही है और डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। तो जो हमारी चोटी है वो फ्लैट होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लेप्टोकटिक। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डाटा होता है वो मीन्स के बहुत ज़्यादा करीब होता है, इसलिए जो इसकी चोटी होती है वो नोकदार होती है और सबसे ऊंची होती है। यानी कि अगर जो हमारा मीन है वो 70 है, लेकिन जो क्लास में ज़्यादातर बच्चे हैं उनके मार्क्स जो हैं वो 70 से भी ऊपर आए हैं, 80 आए हैं या 90 आए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ दी वेरिएशन। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है ये जो डिस्पर्शन को मापने का एक दूसरा ज़रिया है। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है S/X। इसमें S से मुराद स्टैंडर्ड डेविएशन है और X से मुराद मीन है, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के उसको डिवाइड करेंगे मीन के ऊपर और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ दी वेरिएशन निकल आएगा। अच्छा, इसमें जो हमारे पास आंसर होता है वो परसेंटेज में आता है, तो इसका मतलब होता है कि अगर 20% आंसर आया है तो इसका मतलब है कि जो हमारा डाटा है वो 20% तक जो है वो फैला हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 4 जो कि कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।